कहानी की शुरुआत में हमें आर्यन नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। आर्यन को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। एक दिन वो दौड़ता हुआ अपने किसान पिता के पास आता है और उन्हें अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है। आर्यन रेडियो से बैटरियां निकाल देता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बैटरियां निकालने के बाद भी रेडियो में आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। ये देखकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। आर्यन फौरन उन्हें समझाता है कि ये विंड पावर शक्ति है। वो बताता है कि अगर हम पंखों को तेजी से घुमाएं तो बिजली पैदा की जा सकती है। आर्यन के पास एक बहुत बड़ा प्लान था। वो कहता है कि अगर हम बड़े पंखे तैयार करें तो हम जमीन से पानी खींचने वाला पंप चला सकते हैं। इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा और इस इलाके में सालों से जो सूखा जमीन पड़ा है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। आर्यन को इस जनरेटर को बनाने के लिए अपने पिता की सबसे कीमती चीज यानी उनकी साइकिल के पुर्जों की जरूरत थी। उसके पिता पहले तो शांति से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल की बात आती है तो वो आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सब सिर्फ किताबी बातें और ख्याली पुलाव हैं। उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस सूखे ने हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया उसे तू इस टूटे फूटे खिलौने से ठीक करेगा। ये सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वो पलटकर जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ और मुझे वो बातें पता हैं जो आप नहीं जानते। ये बात उसके अनपढ़ पिता को चुभ जाती है। वो गुस्से में आर्यन को जमीन पर पटक देते हैं और उसके बनाए हुए मॉडल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अब बहुत हुआ स्कूल जाना, अब तुम सिर्फ खेती करोगे, जाओ और खेत जोतो। पिता की बातें आर्यन के सीने में गोलियों की तरह लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इन बंजर खेतों में ही बीत जाएगी। लेकिन मजबूरी में उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। सूरज निकलने से पहले ही आर्यन खेत में हल चलाने पहुंच जाता है, पर उसके अंदर की सीखने की प्यास अब भी बुझी नहीं थी। खाली समय में आर्यन पड़ोसियों के रेडियो ठीक करने लगता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को गहराई से समझ सके। कभी कभी रात में काम करते वक्त शोर से उसके पिता की नींद खुल जाती थी, लेकिन अपने बेटे का जुनून देखकर वो अब उसे डांटते नहीं थे, बल्कि उसके पिता खुद रेडियो लेकर अकेले खेतों में टहलते और बदलते हुए मौसम को समझने की कोशिश करते। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। कभी महीनों तक भारी बारिश होती तो कभी इतनी तेज धूप कि फसलें जलकर राख हो जाती। मक्के की खेती ही उनके घर की कमाई का इकलौता जरिया थी, लेकिन सूखे की वजह से पैदावार गिर गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उसके पिता किसी तरह पैसों का जुगाड़ करते हैं और आर्यन की मिडिल स्कूल की पहली सेमेस्टर की फीस भर देते हैं। ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जिन पिता ने उसे कुछ दिन पहले डांटा था, आज वही उसे स्कूल भेज रहे थे। आर्यन अपनी नई वर्दी पहनकर खुशी खुशी स्कूल की तरफ चल पड़ता है। धूप हो या बारिश, आर्यन का पढ़ाई के प्रति लगाव कम नहीं होता, लेकिन खुशियां बहुत कम समय के लिए थीं। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, उसका साइंस टीचर आर्यन को किनारे ले जाता है और उसे एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बाकी के $80 फीस जमा नहीं हुई तो आर्यन को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आर्यन की आंखों में जो चमक थी वो अब धुंधली पड़ने लगी थी। स्कूल के पहले इम्तिहान में उसके नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर शाम स्कूल के बाद जी तोड़ मेहनत करेगा। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ढलते सूरज की रोशनी इतनी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सके और अंधेरा उसके भविष्य की तरह गहरा होता जा रहा था। उसकी माँ ने उसे एक और सच बताया कि अब उनके पास दिए में डालने के लिए मिट्टी के तेल के पैसे भी नहीं बचे हैं। अपने पिता को भीगते खेतों में मेहनत करते देख आर्यन को लगने लगा था कि क्या गरीबी ही उसका रास्ता रोक देगी, मगर आर्यन के इरादे चट्टान जैसे थे। वो और उसका दोस्त रोज गांव के कचरे के ढेर पर जाते और वहां खजाना ढूंढते। एक बड़ी तंबाकू कंपनी अक्सर अपना बेकार सामान वहां फेंकती थी, जहां आर्यन को हमेशा कुछ न कुछ काम की चीज मिल जाती थी। घंटों की तलाश के बाद इस बार उसे सिर्फ एक पुराना वाटर पंप और एक 1.5 लीड एसिड बैटरी मिली। ये चीजें उसकी रात की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। आर्यन मायूस होकर गांव लौटा, जहां गांव के मुखिया एक मीटिंग कर रहे थे। एक तंबाकू कंपनी गांव के बचे कुचे पेड़ों को $15 प्रति टन के हिसाब से खरीदना चाहता था। मुखिया चिल्लाकर कह रहे थे कि ये पेड़ ही हमें बाढ़ और रेतीले तूफानों से बचाते हैं, इन्हें काटना खुदकुशी जैसा होगा। आर्यन के पिता ने भी मुखिया का पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ लालची ग्रामीणों को सिर्फ आज का पैसा दिख रहा था। उन्होंने कल की फिक्र किए बिना साइन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो जंगल जो कभी उम्मीदों से भरा था, वहां से पेड़ गिरने की आवाजें आने लगीं। परिंदे अपना घर छोड़कर उड़ गए और पीछे रह गई तो सिर्फ सिसकती हुई हवाएं। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बेबस था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो अपने दोस्तों के पास गया, जहां सब रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। मैच अपने चरम पर था कि तभी अचानक रेडियो बंद हो गया। सबने उम्मीद से आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि वही गांव का रेडियो डॉक्टर था। आर्यन अंधेरे और हल्की बारिश
बारिश में दौड़ता हुआ अपने घर गया। घर में पड़ी तमाम पुरानी और बेकार बैटरियां उठाई और वापस भागा। उसने उन सभी डेड बैटरियों को एक एक करके सीरीज में जोड़ा। जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, कमेंट्री फिर से गूंज उठी। उस समय आर्यन उन सब बच्चों की नजर में एक हीरो बन गया था। मैच खत्म होने के बाद जब वो भारी बारिश में घर लौट रहा था तो अचानक उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। वो उसी साइंस टीचर के साथ डेट पर थी जिसने आर्यन को स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। उनके पिछड़े गांव में यह एक बहुत बड़ी बदनामी की बात थी। आर्यन को लगा कि इससे न केवल उसकी बहन का मजाक उड़ेगा बल्कि पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने तय किया कि वो उस टीचर को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने और उसके दोस्त ने टीचर की साइकिल का टायर पंक्चर करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा आर्यन के कदम रुक गए। उसके दोस्त ने एक अलग सलाह दी, टायर छोड़, इसकी साइकिल की हेडलाइट चोरी कर लेते हैं, इससे टीचर को चेतावनी भी मिल जाएगी। और आर्यन को रात में पढ़ाई के लिए बस एक रोशनी की जरूरत थी। वो उस साइकिल की लाइट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो लाइट वहां से हिलती तक नहीं। तभी आर्यन का ध्यान उस तार पर जाता है जो लाइट से निकलकर पहिए के पास लगे एक चांदी के छोटे से यंत्र तक जा रही थी। आर्यन अपने दोस्त से कहता है कि पहिए को जोर से घुमाओ। जैसे जैसे पहिया तेजी से घूमता है और उस यंत्र से रगड़ खाता है, एक मध्यम सी रोशनी जल उठती है। ये रोशनी सिर्फ उस अंधेरे को नहीं बल्कि आर्यन की बुझती हुई उम्मीदों को भी रोशन कर देती है। उसे समझ आ गया था कि बिना बैटरी के भी बिजली बनाई जा सकती है। उसी रात आर्यन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की बातें सुनता है। खराब फसल की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसके पिता भारी मन से कह रहे थे कि जिंदा रहने के लिए अब आर्यन की पढ़ाई की कुर्बानी देनी ही होगी। अगले ही दिन स्कूल में प्रिंसिपल आर्यन को सबके सामने बुलाते हैं और फीस न भरने की वजह से उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। उस समय आर्यन की आंखों की चमक मानो खो गई। आसमान से बरसते बादलों के साथ उसका दुख भी बहने लगा। उन सफेद बादलों ने उसके सपनों को और सैलाब ने उसकी ख्वाहिशों को अपनी चपेट में ले लिया था। वो पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। अब बिना पेड़ों के बारिश और भी भयानक हो गई थी, जिसने पूरे खेत को बेरहमी से डुबो दिया था। उसके पिता कीचड़ में लथपथ होकर तूफान के बीच नालियां खोद रहे थे ताकि फसल बचा सकें, लेकिन कुदरत के कहर के आगे इंसान की मेहनत बेबस थी। बारिश रुकी तो सही, लेकिन अब उसकी जगह ली तपते हुए सूरज ने। महीनों की झुलसा देने वाली गर्मी ने मक्के के नए पौधों को बेजान कर दिया। हालात बेकाबू हो रहे थे। आर्यन के पिता अपनी साइकिल उठाकर मीलों दूर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो सरकार के लिए काम करता था, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ मायूसी मिली। उसके दोस्त ने चेतावनी दी कि पूरे देश में भयानक अकाल पड़ने वाला है, अपनी तैयारी कर लो। गांव का मुखिया राष्ट्रपति से मदद मांगने का वादा तो करता है, लेकिन आर्यन को पता था कि सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करता है। वो अपना पूरा दिन उसी कचरे के ढेर में खजाना ढूंढने में बिताने लगा। तभी एक पुरानी कार की बैटरी देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो सारी डेड बैटरियों को एक साथ जोड़ दे तो एक पावरफुल बैटरी बन सकती है। अगर इसे उस वाटर पंप से जोड़ दिया जाए तो जमीन से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती है, लेकिन इस बैटरी को लगातार चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? अब यही आर्यन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब आर्यन को हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो चुपके से अपनी स्कूल की वर्दी पहनता है और प्रिंसिपल की नजरों से बचकर स्कूल में घुस जाता है। वो सीधा उसी साइंस टीचर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि साइकिल का पहिया घूमने पर वो लाइट कैसे जलती है। टीचर उसे बताता है कि इसे डायनेमो कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि ये असल में काम कैसे करता है। टीचर उसे लाइब्रेरी जाने की सलाह देता है, पर आर्यन को तो स्कूल से निकाला जा चुका था। अब आर्यन एक चाल चलता है। वो टीचर को धमकी देता है कि अगर उसने उसे लाइब्रेरी नहीं जाने दिया तो वो उसकी और अपनी बहन के रिश्ते का सच सबको बता देगा। मजबूरी में टीचर उसे लाइब्रेरी में एंट्री दिला देता है। वहाँ आर्यन को ऊर्जा पर एक किताब मिलती है, जिसे पढ़ते ही उसकी आंखों में एक नई दुनिया खुल जाती है। अब आर्यन का दिन या तो कचरे के ढेर में बीतता या फिर वो मैदानों में उठने वाले बवंडर को देखकर ये समझने की कोशिश करता कि हवा में कितनी ताकत है। 2 हफ्ते बाद उस सूखे और गरीबी से बेहाल इलाके में देश के राष्ट्रपति का आगमन होता है। हर तरफ जश्न का माहौल था। गांव के मुखिया को भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। मुखिया पहले तो राष्ट्रपति की खूब तारीफ करते हैं, जिससे राष्ट्रपति बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक मुखिया अपनी बात बदलते हैं और सूखे की वजह से तड़पते हुए लोगों का हाल बताते हुए राष्ट्रपति से अनाज की भीख मांगते हैं। ये सच राष्ट्रपति को इतना चुभ जाता है कि वो बीच में ही अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देते हैं। वो जालिम बॉडीगार्ड्स उस
बुजुर्ग मुखिया को मंच से घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटने लगते हैं। आर्यन और उसके पिता मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हवाई फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। राष्ट्रपति अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं और मुखिया अधमरी हालत में जमीन पर पड़े रह जाते हैं। आर्यन के पिता को अब समझ आ गया था कि ये दुनिया कितनी जालिम है और कोई सरकार उनकी मदद नहीं करेगी। उन्हें अब खुद ही कुछ करना होगा। अगली सुबह वो अपने पूरे परिवार को लेकर खेत पहुंचते हैं ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत मक्का बचा है उसे काट सकें। मगर उनका किस्मत साथ नहीं छोड़ा था। उस बंजर जमीन से इतना कम अनाज निकला कि वो 1 महीने भी नहीं चल सकता था। मजबूर होकर आर्यन के पिता ने अपने घर की टिन की छत तक उतार दी और उसे बाजार में बेच दिया ताकि अनाज खरीद सकें। लेकिन बाजार में अनाज की कीमतें आसमान छू रही थीं। इतने में रेडियो पर खबर आती है कि सरकार कह रही है कि देश में कोई अकाल नहीं पड़ा है। ये झूठ सुनकर आर्यन के पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। अपनी पत्नी और बेटी के रोकने के बावजूद वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने निकल जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। पिता के जाने के बाद आर्यन सीधा स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरियन को अपना बड़ा प्लान बताता है। वो कहता है, अगर मैं पवन चक्की से बैटरी चार्ज कर सकूं तो मैं वाटर पंप चलाकर जमीन से पानी निकाल सकता हूं। इससे हमारे गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन का प्लान तो तैयार था, लेकिन उसके पास वो डायनेमो नहीं था जो साइंस टीचर की साइकिल में लगा था। लाइब्रेरियन आर्यन की हिम्मत देखकर दंग रह गई और उसने आर्यन को टीचर को ढूंढने के लिए कहा। पर वो दोनों नहीं जानते थे कि टीचर ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वो आर्यन की बहन को अपने साथ भाग जाने के लिए मना रहा है। आर्यन की बहन साफ इनकार कर देती है। इधर आर्यन अपने सारे नक्शे और कागज लेकर टीचर को ढूंढने निकलता है। तभी उसका सामना खड़ूस प्रिंसिपल से हो जाता है। आर्यन डर से एक डेस्क के पीछे छिप जाता है, पर प्रिंसिपल की बाज जैसी नजरें उसे पकड़ लेती हैं। प्रिंसिपल आर्यन पर बुरी तरह बरसता है और कहता है, तुम दूसरे छात्रों की शिक्षा और टीचरों का ज्ञान चुरा रहे हो। तुम यहाँ से निकाले जा चुके हो और अब तुम इस शहर के किसी भी स्कूल में कभी कदम नहीं रख सकोगे। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। आर्यन गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन पत्थर दिल प्रिंसिपल ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लाइब्रेरियन ने भी आर्यन की पैरवी की, पर सब बेकार गया। आर्यन उस तपती हुई बंजर जमीन पर अकेला खड़ा था। धूल भरे बवंडर में उसके बड़े सपने धुंधले होते जा रहे थे। कड़कड़ाती धूप भी उसके जम चुके दिल को गर्माहट नहीं दे पा रही थी। तभी उसकी माँ का साया उसके पीछे आता है, जो इस अंधेरे वक्त में उसकी आखिरी उम्मीद थी। आवाम के बढ़ते दबाव को देख सरकार आखिरकार अनाज 2 ट्रक गांव भेजती है। पूरा गांव पागलों की तरह अनाज खरीदने के लिए दौड़ पड़ता है। आर्यन की मां घर में बचे आखिरी कुछ पैसे आर्यन को देती है और उसे पिता की साइकिल पर अनाज लेने भेजती है। लेकिन जब आर्यन वहां पहुंचता है तो पहला ट्रक पहले ही खाली हो चुका था। बाकी बचे लोग भूखे भेड़ियों की तरह दूसरे ट्रक पर टूट पड़ते हैं। नजारा इतना खौफनाक था कि हर कोई एक दूसरे को कुचलने पर उतारू था। आर्यन अपने छोटे कद का फायदा उठाकर किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाता है और 15 किलो मक्का खरीद लेता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। बाहर खड़े लोग अनाज के लिए झोंबी बन चुके थे। अगर आर्यन बाहर कदम रखता तो वो उसे लूट लेते। वो बेबस होकर उसी ट्रक में दुबक कर बैठ गया। दूसरी तरफ आर्यन के पिता, जो विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, वो रास्ते में लोगों को खाने के एक एक दाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करते देखते हैं। उन्हें अचानक अपने घर, बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। वो ड्राइवर को फौरन गाड़ी मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूखे ग्रामीणों ने आर्यन के घर पर हमला कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ उसकी बहन के हाथों से अनाज छीना, बल्कि जो मक्का उन्होंने हाल ही में काटा था उसे भी लूट ले गए। आर्यन की मां जमीन पर बैठकर बेबसी से रो रही थी। अब वो 15 किलो मक्का ही उस परिवार की आखिरी उम्मीद थी। आर्यन के पिता ने अपनी बची कुची जमा पूंजी गिनी। सब कुछ बेचकर भी वो दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा सकते थे। उसकी मां ने फैसला किया कि वो सिर्फ रात का खाना ही बनाएंगे। तभी घर में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। मां का मानना था कि रात का खाना जरूरी है, लेकिन आर्यन कहता है कि हमें सुबह का नाश्ता करना चाहिए, वरना दिन भर मेहनत करने की हिम्मत कहां से आएगी। इधर आर्यन की बहन का सब्र जवाब दे चुका था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पिता को कोसने लगती है। वो कहती है कि अगर पिता विरोध प्रदर्शन में शामिल न होते तो आज हमें अपनी जान और इज्जत का डर न होता। उसकी माँ गुस्से में उसे एक थप्पड़ देती है। वो कहती है, तुम्हारे पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूखा मरने दूंगी? जिस दिन मैं तुम्हें खिलाने के लिए अपना हाथ काट कर पका दूंगी
जाएगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरी औलाद हो। माँ की ये बातें सुनकर बहन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उसके माँ बाप का प्यार कभी नहीं बदलेगा। लेकिन असली अकाल तो अब शुरू हुआ था। आर्यन खेतों में परिंदों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक चिड़िया तक नजर नहीं आती। अपनी बेबसी को दूर करने के लिए आर्यन एक रात अपनी बहन के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो साइंस टीचर से डायनेमो मांग ले तो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। आर्यन की आंखों में वो जुनून देखकर उसकी बहन गहरी सोच में डूब जाती है। अगले दिन जब आर्यन लकड़ियां काटकर घर लौटता है तो देखता है कि माँ बाहर बैठकर रो रही है और पिता पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं। पता चलता है कि उसकी बहन उस साइंस टीचर के साथ भाग गई है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि घर में एक पेट कम हो जाए और परिवार पर बोझ कम हो सके। उसने पीछे बस एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसे ढूंढा न जाए। आर्यन जब दुखी मन से अपनी बहन के कमरे में जाता है तो उसकी पुरानी मेज पर वो डायनेमो रखा होता है जिसका सपना वो सालों से देख रहा था। अपनी बहन की इस बड़ी कुर्बानी को देखकर आर्यन का दिल भर आता है। उधर उसकी माँ गुस्से में आर्यन को लेकर स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाती है कि उनके टीचर ने उसकी बेटी को भगाया है। अपनी गलती मानकर प्रिंसिपल का रवैया नरम पड़ जाता है। वो वादा करते हैं कि स्कूल उस टीचर को ढूंढने में पूरी मदद करेगा और साथ ही वो आर्यन को लाइब्रेरी में जाने की खुली इजाजत दे देते हैं। अब आर्यन बिना किसी डर के लाइब्रेरी में कदम रखता है। वहाँ की हर किताब अब उसे उम्मीद की रोशनी लग रही थी। पुरानी लाइब्रेरियन तो जा चुकी थी, लेकिन वो बैटरी आज भी मेज पर रखी थी जो उसने आर्यन के लिए ठीक की थी। आर्यन सारी जरूरी किताबें इकट्ठा करता है और अपने दोस्तों को अपना प्लान समझाता है। कुछ ने इसे नामुमकिन कहा, लेकिन ज्यादातर को उस पर यकीन था। सबके पास खोने को कुछ नहीं था, इसीलिए सब काम में जुट गए। कोई पंखियाओं बना रहा था, कोई तांबे के तार साफ कर रहा था और आर्यन सर्किट जोड़ रहा था। सबकी मेहनत रंग लाई और एक छोटी सी पवन चक्की उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज हवाएं अंदर आईं और वो पंखा घूमने लगा। जैसे जैसे पंखा तेज हुआ, पास रखा रेडियो बज उठा। सब खुशी से नाचने लगे, लेकिन सिर्फ आर्यन जानता था कि अभी मंजिल बहुत दूर है। फिर भी उसके दोस्तों में अब एक नई जान आ गई थी। अब आर्यन और उसके दोस्त दिन रात उस कचरे के ढेर में जरूरी सामान तलाश रहे थे। सूरज ढलने तक वो ढेर सारा सामान लेकर लौटते, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास वो गियर नहीं था जिससे बड़ी पवन चक्की चल सके, और वो गियर सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता था, उसके पिता की इकलौती और सबसे कीमती साइकिल से। आर्यन हिम्मत जुटाकर अपने पिता को अपना छोटा सा आविष्कार दिखाता है और अपना बड़ा प्लान बताता है। लेकिन जैसे ही उसके पिता साइकिल तोड़ने की बात सुनते हैं, वो गुस्से में आपा खो देते हैं। वो आर्यन की महीनों की मेहनत और उसके मॉडल को आग के हवाले कर देते हैं। ये देखकर आर्यन के दोस्त भी टूट जाते हैं और अकाल से बचने के लिए गांव छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन पूरे देश में अनाज की किल्लत थी, वो जाते भी तो कहां। आखिर में आर्यन के उकसाने पर वो सब तय करते हैं कि वो आर्यन के पिता से जबरदस्ती साइकिल छीन लेंगे। सब एक साथ पिता को घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पिता अपना हल हवा में उठाते हैं, सब डर से भाग जाते हैं। वहां रह जाता है तो सिर्फ आर्यन, जो बेबसी से अपने पिता को देख रहा था। धूप जमीन को भून रही थी और उड़ती हुई धूल जिंदगी की कड़वी हकीकत बयां कर रही थी। जिस रास्ते से बच्चे कभी हंसते हुए स्कूल जाते थे, आज वहां ताजा कब्रें बनी हुई थीं। यहाँ तक कि आर्यन का वफादार कुत्ता भी भूख की वजह से दम तोड़ देता है। आर्यन के दिल में अब सिर्फ सन्नाटा और मायूसी थी। अपने बेटे को इस हाल में देख आर्यन की माँ का सब्र टूट जाता है। वो अपने पति पर बुरी तरह चिल्लाती है और अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। उसकी बातों ने उस अड़ियल इंसान के अंदर सोए हुए पिता को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि आसमान से खुशियां नहीं बरसेंगी, अपनी तकदीर खुद ही बदलनी होगी। पिता साइकिल चलाकर आर्यन के पास पहुंचते हैं। वो अपनी नादानी और जिद के लिए उससे माफी मांगते हैं, लेकिन आर्यन कहता है कि उसने कभी उन्हें गलत नहीं समझा, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही वो स्कूल देख पाया था। दोनों की आंखों में आंसू थे और बरसों की दूरियां मिट चुकी थीं। पिता और बेटा मिलकर उस साइकिल के एक एक पुर्जे को अलग करने लगते हैं। अब पूरा गांव एक साथ आ चुका था। आर्यन काम में जुट गया। पिता ने पवन चक्की का ढांचा बनाने के लिए लकड़ी काटी और देखते ही देखते गांव वालों की मदद से एक विशाल टावर खड़ा हो गया। सबने मिलकर उस भारी ढांचे को रस्सी से ऊपर खींचा। गहरी बोरिंग में पाइप डाला गया और ऊपर वो पवन चक्की फिट कर दी गई। आर्यन ने कांपते हाथों से बिजली के तारों को जोड़ा और पंखों को बांधने वाली रस्सी खोल दी। जैसे ही हवा के झोंके ने उन पंखों को छुआ, वो तेजी से घूमने लगे। वो महज पंखे नहीं थे, वो पूरे गांव की उम्मीदें थीं जो हवा में लहरा रही थीं। डायनेमो की रगड़ से बिजली पैदा हुई और तार के जरिए नीचे लगे वाटर पंप तक पहुंची। गांव वाले खंदक और नालियां खोद कर इंतजार कर रहे थे। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। पाइप से पानी का पहला फव्वारा बाहर निकला। बंजर जमीन पर पानी की वो बूंदें गिरते ही पिता ने आर्यन को गले लगा लिया। उनकी आंखों के आंसू अब खुशी के थे। आर्यन ने साबित कर दिया था कि अगर इरादा पक्का हो तो
तो हवा के झोंकों से भी जिंदगी बदली जा सकती है। पानी की वो फुहारें सिर्फ बंजर जमीन को ही नहीं भिगो रही थीं, बल्कि लोगों की मरती हुई उम्मीदों को फिर से जिंदा कर रही थीं। आर्यन के पिता की बूढ़ी आंखों में अपने बेटे के लिए वो गर्व साफ दिख रहा था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखते ही देखते वक्त बदला, मौसम बदला और उन वीरान खेतों में फिर से हरियाली की लहर दौड़ गई। जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, अब वहां मक्के की नई फसलें लहलहा रही थीं। आर्यन के इस एक आविष्कार ने न केवल उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि उसे शहर के सबसे बेहतरीन हाई स्कूल में फुल स्कॉलरशिप के साथ दाखिला भी दिलवाया। आर्यन की मेहनत यहाँ नहीं रुकी, उसने अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज से एनवायरमेंटल साइंस में डिग्री हासिल की। तो ये था इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली धमाकेदार मूवी की अपडेट आपसे मिस न हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।